जी हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, एकदम बढ़िया से बैठ कर के घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जेपी सर फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूँ, आशा मिशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इतिहास का एक नया अध्याय लेकर के। हमने इससे पहले आप लोगों को पढ़ाया था औरंगजेब। औरंगजेब के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। आज हम लेके आए हैं औरंगजेब के बाद के काल पीरियड को, जिसे इतिहास में उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मुगल काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि इससे पहले, इस उत्तर मुगल काल से पहले हमने कई शासकों को पढ़ा जो कि मुगल वंश के प्रतापी शासक लोग थे, जिन्होंने मुगल वंश को एकदम विस्तारित किया और उनके साम्राज्य को चरम उत्कर्ष पर पहुंचाया। आज हम उत्तर मुगल काल पढ़ रहे हैं, जो कि मुगल वंश का एक ऐसा काल पीरियड है जहां से मुगल वंश नीचे की ओर गिरता चला गया, यानी कि इस वंश का जो है सो पतन की ओर बढ़ता चला गया। आज हम उत्तर मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर मुगल काल में बहादुर शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उत्तर मुगल काल का प्रथम शासक कहलाता है और मुगल वंश का 7वां शासक कहलाता है। कितना नंबर का? 7वां नंबर का शासक कहलाता है। कौन? बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम, जो कि उत्तर मुगल काल अगर कहिएगा तो उत्तर मुगल काल में इसको पहले स्थान पर पढ़ा जाता है और मुगल वंश का यह 7वां शासक है। 7वां शासक है। हमने इससे पहले आप लोगों को कई सारे शासक के बारे में पढ़ाया, जो कि मुगल वंश के 6 शासक थे जिनके बारे में हमने पढ़ाया था। थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख देते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी एक बार रिवीजन हो जाए और पता चल जाए कि कौन कौन 6 शासक थे जिसको हमने उत्तर मुगल काल से पहले पढ़ा था। और जो हमारे नए दोस्त होंगे, जो हमारे नए वीडियो देख रहे होंगे, उनको भी इस चीज का समझ हो जाए। ठीक है, न कि कहेगा कि कहाँ से मास्टर बीच में से उठा दिया, ऐसा नहीं। ठीक है, क्योंकि हम इससे पहले जो है उत्तर मुगल काल से पहले मुगल वंश के 6 शासकों को पढ़ा चुके हैं, जिनमें सबसे पहला शासक था बाबर। बाबर को हमने पढ़ाया 1526 से लेकर के 1530 तक। बाबर को हमने पढ़ाया 1526 से लेकर के 1530 तक, जो कि मुगल वंश का क्या कहलाया था? संस्थापक कहलाया था। मुगल वंश का संस्थापक कहलाया था। दूसरा हमने पढ़ाया हुमायूं। हुमायूं पढ़ाया, जो कि इसका 2 काल पीरियड था, 1530 से 1540 तक, और दूसरा काल पीरियड था 1555 से 1556 तक। इसने दिल्ली के गद्दी पर, आगरा के सिंहासन पर 2 बार बैठा, 2 बार विराजमान हुआ, जिस वजह से इसका काल पीरियड 2 बार पढ़ा जाता है। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा हुमायूं के बाद अकबर को। किसको पढ़ा? अकबर को। जिसका कार्यकाल था 1556 से 1605 तक। 1556 से 1605 तक। इसे मुगल वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। सबसे महान शासक कहा जाता है। चौथा हमने पढ़ा जहांगीर। क्या पढ़ा? जहांगीर। जिसका शासनकाल था 1605 से 1627 तक।
1605 से 1627 तक। पांचवा हमने पढ़ा जहांगीर के बाद शाहजहां। क्या पढ़ा? शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल था एक सेकेंड, शाहजहां, इसका शासनकाल था 1627 से 1658 तक। 1627 से 1658 तक इसका शासनकाल था, जिसने क्या बनवाया था? आगरा का ताजमहल। किसके याद में? अपनी बीबी मुमताज के याद में। मुमताज के याद में। छठा हमने पढ़ा औरंगजेब। क्या पढ़ा? औरंगजेब। छठा हमने पढ़ा औरंगजेब, जिसका शासनकाल था 1658 से लेकर के 1707 तक। इसके काल पीरियड को हमने दो भाग में बांट के पढ़ा था, और इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में हुई थी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ हुई थी? औरंगाबाद में हुई थी इनकी मृत्यु। हमने इनके बारे में पढ़ाया था कल, पिछले वीडियो में हमने इन सभी औरंगजेब के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद इन सभी शासकों को, यानी कि इन सभी 6 शासकों को हमने पढ़ा दिया, जिसे उत्तर मुगल काल से पहले का शासक कहा जाता है। और यही 6 शासक है जिसने मुगल साम्राज्य को काफी ज्यादा विस्तार किया और सुदृढ़ और मजबूत किया। ठीक है। इसके बाद का जो शासनकाल आता है वह शासनकाल जो है सो उत्तर मुगल काल कहलाता है। यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो शासनकाल चालू हुआ वह कहलाया उत्तर मुगल शासनकाल। उत्तर मुगल। ठीक है। औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई तो मृत्यु इसकी हुई थी 1707 में। कब हुई थी? 1707 में। और 1707 से लेकर के 1857 तक के, 1707 से लेकर के 1857 में क्या हुई थी? क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान होगा आप लोग को। ठीक है। तो 1707 से लेकर के 1857 तक की क्रांति को, सॉरी क्रांति नहीं, काल को हम लोग उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसमें जो शासक आते हैं उसे उत्तर मुगल कालिक शासक कहते हैं। ठीक है। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात इनके 3 पुत्र थे। औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो गई तो इनके 3 पुत्र थे, और इन तीनों पुत्रों के बीच सत्ता के लिए युद्ध होना शुरू हो गया। आपको पहले भी बताए थे हम कि औरंगजेब भी अपने 4 भाइयों को पराजित करके तब सत्ता हासिल किया था। यानी कि मुगलों का यह कहीं ना कहीं रिवाज हो गया कि सत्ता प्राप्त करने के लिए भाइयों में आपस में ही क्या होना शुरू हो गया? युद्ध होना शुरू हो गया। सत्ता हासिल करने के लिए सभी भाई आपस में ही एक दूसरे के प्यासे हो गए, खून के प्यासे हो गए। और ये चीज दर्शाता है, एकदम ध्यान रखिएगा, दुनिया का यह रीति है कि अगर आपकी आपसी सहमति कमजोर हो गई है, अगर आपकी आपसी जो लगाव है और आपसी बर्ताव जो है सो कमजोर अगर हो गई है, अगर आप अपने भाई के साथ ही एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, अगर दोनों में बात विचार नहीं है और दोनों की रिश्ता कमजोर हो गया है, तो उसका फायदा तीसरा जरूर उठाएगा। एकदम ये दुनिया का रीत है बाबू। तो इस बात को समझ लीजिए। और यही हुआ इतिहास में, जब मुगलों में आपस में ही युद्ध होना स्टार्ट हुआ, तब धीरे धीरे जो है साम्राज्य कमजोर होते चला गया। अगर मुगलों में
आपस में ही युद्ध न होता और आपस में ही एक दूसरे का दुश्मन नहीं बनता तो शायद इसका फायदा कोई तीसरा नहीं उठा सकता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपसी कमजोरी एक साम्राज्य को समाप्त कर सकती है। एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे भारत पर शासन किया, उस साम्राज्य को भी क्या कर सकता है, कमजोर कर सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो जो औरंगजेब था, औरंगजेब का 3 पुत्र था। औरंगजेब का 3 पुत्र था। पहला का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था? मुअज्जम। पहला का नाम था मुअज्जम, दूसरा का नाम था आजम और तीसरा का नाम था कामबख्श। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और मृत्यु होने के पश्चात ही कुछ दिन बाद ही गद्दी के लिए तीनों भाई में आपसी युद्ध होना शुरू हो गया, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र था उनका मुअज्जम, जो कि अत्यधिक काबिल और सेना में उनका वर्चस्व अधिक था, जिस वजह से वह इन दोनों भाई को पराजित कर दिया और सिंहासन पर बैठ गया। 63 वर्ष की उम्र में यह सिंहासन पर बैठा। 63 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा और उपाधि लिया शाह आलम द्वितीय का। कौन सा उपाधि लिया? शाह आलम प्रथम का उपाधि लेकर के यह सिंहासन पर बैठता है, जिसे हम इतिहास में बहादुर शाह के प्रथम के नाम से जानते हैं। इसका नाम ओरिजिनल क्या था? ध्यान रखिएगा, नाम ओरिजिनल बचपन का था मुअज्जम, लेकिन जानते किस नाम से है? तो बहादुर शाह के नाम से। किस नाम से जानते हैं? बहादुर शाह के नाम से। और उपाधि कौन सा लिया था? शाह आलम प्रथम का। कथी का? शाह आलम प्रथम का और बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। हालांकि बाबू गद्दी पर बैठने से पहले इसको अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा। तो मन में सवाल उठता है कि कौन सा युद्ध इन्होंने अपने भाइयों के साथ किया। हालांकि एग्जामिनेशन के पैटर्न से देखा जाए तो बहुत कम चांस बनता है कि वह युद्ध के बारे में पूछता है, लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि इनके जो तीनों पुत्र था औरंगजेब के, तीनों पुत्र के आपस में युद्ध होना शुरू हो गया, जिनमें से पहला युद्ध 1707 में हुआ, जजाऊ का युद्ध। कौन सा युद्ध? जजाऊ का युद्ध। 1707 में हुआ। एक सेकंड रुकिए, इस सबको इरेज करते हैं ताकि कचरा ना लगे। मेरा आदत है कि हम जब भी बताते हैं ना, कचरा करके बताते हैं, कचरा कर देते हैं एकदम पूरा। नहीं, कचरा नहीं। चलिए कई साइड में बताते हैं। तीन पुत्र था, तीनों पुत्र का नाम आप लोग तो जान गए। पहला का नाम था मुअज्जम, दूसरा का नाम था आजम, तीसरा का नाम था क्या? कामबख्श। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। ठीक है, औरंगजेब का 3 पुत्र था, लेकिन इन तीनों के बीच में युद्ध हुआ। साम्राज्य के लिए, सिंहासन के लिए उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, जिनमें पहला युद्ध था जजाऊ का युद्ध। जजाऊ का युद्ध 1707 में हुआ। जजाऊ कहां पड़ जाता है? जजाऊ जो है बाबू आगरा के पास पड़ जाता है। कहां पड़ जाता है? आगरा के पास जजाऊ पड़ जाता है। यह जजाऊ का युद्ध जो है सो मुअज्जम किसके किसके बीच में हुआ था? मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ था, जिसमें जीत हुई थी किसकी? तो जीत हुई मुअज्जम की। किसकी हुई थी? मुअज्जम की जीत हुई। ठीक है, मुअज्जम कौन? वही मुअज्जम के नाम से किसे जानते हैं? बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम के नाम से जाना जाता है, यानी कि मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जैसे ही इस जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम की जीत हुई, तब जाकर के मुअज्जम ने गद्दी प्राप्त किया और गद्दी सिंहासन पर बैठा
गद्दी प्राप्त किया मुआज्जम से। अभी एक ही भाई हारा है, ध्यान रखिएगा। और जानते हैं इस जजाऊ के युद्ध में जो आजम था, युद्ध के मैदान में ही मुआज्जम ने आजम को मार दिया। सोचने वाली बात है, एक भाई ने भाई की हत्या कर दी। कितना अजीब बात है, एक भाई ने ही भाई को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और किसके लिए, तो सिंहासन के लिए, गद्दी के लिए, साम्राज्य के लिए। उस समय जो है मुआज्जम का उम्र जो था 63 वर्ष हो रहा था, यानी कि एक ऐसे अवस्था में जा चुका था जिस अवस्था में वह मृत्यु के करीब था। 63 वर्ष काफी ज्यादा हो गया उम्र बाबू। 63 वर्ष की उम्र में उसने गद्दी पर बैठा और उपाधि लिया शाह आलम प्रथम का। किसका उपाधि लिया, शाह आलम प्रथम का उपाधि लिया और गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। लेकिन अभी तक एक ही भाई को युद्ध में पराजित किया था और उसको मारा था, ठीक है, एक ही भाई को, जिसका नाम था क्या, आजम, ठीक है। अभी दूसरा भाई जीवित था और यह जो है सो दूसरा भाई इसको बार बार युद्ध के लिए ललकार रहा था और सिंहासन के लिए बार बार वो भी प्रयास कर रहा था। तीसरा भाई था कौन, कामबख्श। कामबख्श जब यह गद्दी पर बैठ गया, उपाधि ले लिया शाह आलम का, शाह आलम प्रथम का। ध्यान रखिएगा, शाह आलम प्रथम का उपाधि किसने लिया था, क्वेश्चन कई बार पूछता है, ठीक है। तो शाह आलम प्रथम का इसने उपाधि लेकर के गद्दी पर धारण किया, सिर्फ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। अब दूसरा युद्ध कब होता है, तो दूसरा युद्ध होता है बाबू, यहाँ पे लिखते हैं, दूसरा युद्ध होता है 1709 में। 1709 में 1709 में दूसरा युद्ध होता है। यह युद्ध जो होता है, यह युद्ध हैदराबाद का युद्ध कहलाता है। हैदराबाद का युद्ध कहलाता है। हैदराबाद का युद्ध कहलाता है, जो होता है मुआज्जम और वर्सेस कामबख्श। कौन था, कामबख्श। इस दोनों के बीच में युद्ध होती है, जिसमें मुआज्जम की फिर से जीत हो जाती है और कामबख्श को युद्ध के मैदान में ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों युद्ध हुआ था, दो युद्ध हुआ, जिसके बाद जिसे हम उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, वह उसमें से दो युद्ध था, एक जजाऊ का युद्ध, दूसरा था क्या, हैदराबाद का युद्ध, ठीक है। अब हैदराबाद देखिए, ये तीनों पुत्र को जो है ना, औरंगजेब ने गवर्नर बना रखा था। गवर्नर यानी कि मुआज्जम को काबुल का गवर्नर बना रखा था, और उस समय जिस समय औरंगजेब मरा, उस समय भी जो मुआज्जम था वह काबुल में था, ठीक है। उसके बाद आजम को गुजरात का गवर्नर बना रखा था और कामबख्श को बीजापुर का गवर्नर बना रखा था। लेकिन तीनों में आपसे युद्ध हो गया, जिस वजह से जिसमें जीत हुई किसकी, मुआज्जम की। और मुआज्जम जो है सिंहासन पर बैठा शाह आलम प्रथम के उपाधि को लेकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको हमने दो युद्ध बताया, याद रखिएगा, जजाऊ का युद्ध और दूसरा हैदराबाद का युद्ध, ठीक है, बात समझ गए। ये जो दो युद्ध था, ये दोनों युद्ध उत्तराधिकार का युद्ध था, ठीक है। गद्दी पर बैठने के बाद बहादुर शाह प्रथम ने अपने पिता की उस कट्टर नीति को नहीं अपनाया। उनके पिता जो औरंगजेब कट्टर नीति को अपना रखा था, और उस कट्टर नीति की वजह से जो पूरे भारत में अशांति फैल रखी थी, उस अशांति को समाप्त करने के लिए बहादुर शाह प्रथम ने सुलह का नीति अपनाया। कौन सा नीति अपनाया, सुलह का नीति अपनाया, जिससे पूरे भारत में शांति का वातावरण बन जाए। क्योंकि जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपनी नीतियों से सभी धर्म के लोगों तथा सभी वर्ग के लोगों को परेशान कर रखा था। उसकी नीति इतनी कट्टर थी कि लोग उनसे काफी ज्यादा परेशान थे। आपने पढ़ा भी होगा, पिछले क्लास में हमने बताया भी है कि औरंगजेब के शासनकाल में सबसे अधिक विद्रोह हुआ औरंगजेब के शासनकाल में, और औरंगजेब ने सभी विद्रोह को दबाया भी। तो जो बहादुर शाह था, इसने अपने पिता की नीतियों को नहीं माना, पिता की नीतियों को चेंज कर दिया, और उसके जगह पर इसने सुलह की नीति अपनाई, यानी कि साझेदारी की नीति अपनाई। किसी के साथ सुलह करके
नीति को, अपने साम्राज्य को चलाने का नीति अपनाया कौन? बहादुर शाह प्रथम। समझौता का नीति अपनाया था, समझौता यानी कि सुलह का नीति अपनाया सिंहासन पर बैठते ही और बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, इसने अपने समझौता की नीति के तहत, अपने समझौता की नीति के तहत बहादुर शाह प्रथम ने जो मराठा था, मराठा जिससे इनके पिता का मृत्यु तक संघर्ष चलता रहा। आपको हम बताए थे कि इनके पिता का जो है सो दक्षिण भारत का अभियान में मृत्यु तक 1707 तक मराठों से इनका संघर्ष चलता रहा, मराठों से इनका संघर्ष चलता रहा। इसीलिए जो बहादुर शाह प्रथम थे उसने अपने समझौता की नीति के तहत मराठों के साथ एक ऐसा बर्ताव किया जिससे मराठे इनके बर्ताव से खुश हो गए और खुश होकर के इनके साथ समझौता कर लिए। जैसा कि इन्होंने क्या, शाह शुजा जो थे, संभाजी के जो पुत्र थे जिनका नाम था शाह शुजा, क्या नाम था? गलती हो गया, सॉरी, शाहू महाराज। क्या नाम था? शाहू महाराज। क्या नाम था? शाहू महाराज। ठीक है, शाह शुजा इसी में आता है लेकिन भुला गया मुझसे। ठीक है, सॉरी। जो संभाजी के महाराज के पुत्र थे जिनका नाम था शाहू महाराज, जिनको कैद कर लिया था 1707 के आसपास, औरंगजेब ने क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। और जैसे ही बहादुर शाह प्रथम ने गद्दी पर बैठा तो जो शाहू महाराज थे इनको रिहा कर दिया और रिहा करके मराठों के साथ समझौते की नीति अपना ली। साथ में रिहा ही नहीं किया, और भी कई सारा काम किया। जैसे कि शाहू महाराज को क्या किया? शाहू महाराज को रिहा किया। ठीक है, दूसरा इसने काम किया कि मराठों को सरदेशमुखी का अधिकार दे दिया। क्या था सरदेशमुखी? सरदेशमुखी क्या था? देखिए, उस समय दो तरह की कर आता था। मराठे लोग दो तरह के कर लागू करते थे, जिनमें थे एक युद्ध था चौथ और दूसरा कर था सरदेशमुखी। क्या नाम था? सरदेशमुखी। ये कर हुआ करते थे। दो तरह के कर मराठे लोग लागू करते थे, एक सरदेशमुखी, दूसरा क्या था? चौथ। ठीक है, यह जो कर था चौथ एवं सरदेशमुखी, ये दोनों कर अलग अलग तरह से लगते थे। इस चौथ में जो है सो 25% कर लगता था, यानी कि उपजा का कितना परसेंट? 25% कर लगता था। और इस सरदेशमुखी में जो है सो 10% कर ही लगता था। ये मराठे जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम बहुत डिटेल से बताएंगे। अभी इतना बस समझिए कि ये दोनों क्या था? एक प्रकार का कर था जो कि मराठे लोग अपने राज्य में लागू करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो बहादुर शाह प्रथम थे, इस बहादुर शाह प्रथम ने शाहू महाराज को आजाद कर दिया और दूसरा मराठों को सरदेशमुखी का क्या दे दिया? अधिकार दे दिया। इससे मराठे बहुत खुश हो गए। साथ में इन्होंने सिख नीति के तहत सिखों को बहुत सारा छूट दे दिया। साथ में सिख के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी को इन्होंने 5000 का मनसब प्रदान किया। क्या किया? 5000 का मनसब प्रदान किया। कुछ लोग पूछेंगे कि मनसब क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, और बहुत लोगों को मालूम होगा तो मनसब का मतलब समझते होंगे कि पैसा देना। नहीं, पैसा देना नहीं होता है। मनसब का मतलब ये नहीं। मनसब एक पद है। क्या है? पद है। मनसब क्या है? पद है। तो कहिए कि 5000 क्या मतलब? 5000 कहने का मतलब क्या हुआ? तो मन में क्वेश्चन उठेगा कि जब 5000 आप कह रहे हैं तो मनसब क्या? तो देखिए, मनसब एक पद है। ठीक है, और 5000 मुगलों में ऐसा चलता था कि जिसका जितना अधिक मनसब रहेगा वह उतने ही ज्यादा बड़ा माना जाएगा। यानी कि जिसको 5000 मिला है तो 5000 काफी ज्यादा हो गया, किसी को उससे ज्यादा मिला होगा 6000 तो उसका ओहदा काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पद होता है ना कि यह कुछ पैसा उसा का लेन देन होता है। ठीक है, मनसब समझ गए ना। तो इन्होंने गुरु गोविंद सिंह के साथ अच्छा संबंध, शांतिपूर्ण संबंध बनाया था, और साथ में
गुरु गोविंद सिंह जी को 5,000 का मनसब भी दिया था। लेकिन आगे चल करके जो है इसी बहादुर शाह प्रथम के काल में ही आगे चल करके जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु होती है, तब बंदा बहादुर अगला सिखों का नेतृत्व करने वाला अगला व्यक्ति आता है, बंदा बहादुर। जिस बंदा बहादुर ने बहादुर शाह से विद्रोह कर दिया, बहादुर शाह से विद्रोह कर दिया। विद्रोह के वजह से आगे हम बताएंगे इसी में कि इस विद्रोह को दबाने के लिए जब बहादुर शाह गए तो इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ और उसी युद्ध के बाद बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो बताएंगे हम इसमें। लेकिन अभी तक जब तक गुरु गोविंद सिंह थे तब तक बहादुर शाह प्रथम ने और सिखों के बीच में अच्छा बर्ताव रहा, शांतिपूर्ण मैत्री संबंध रहा। ठीक है, उसके बाद राजपूत नीति। आपको हम बताए थे कि औरंगजेब ने जबरन मारवाड़ को कब्जा करना का सोचा था, लेकिन जो बहादुर शाह प्रथम थे, इस बहादुर शाह प्रथम ने इनके साथ भी शांतिपूर्ण मैत्री संबंध बनाने का प्रयास किया। जैसे कि इन्होंने कोशिश किया कि हम राजपूत के आंतरिक मामलों में, यानी कि राजपूत के जो अंदर का मामला था, जो उनके घर का मामला था और राजपूत का आपसी मामला था, उस मामले में यह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। ठीक है, दूसरी बात, इन्होंने राजपूतों के साथ अच्छा संबंध, अच्छा बर्ताव बनाने का कोशिश किया ताकि इनका जो है राजपूतों के साथ मित्रता बढ़ जाए और युद्ध कम हो। ठीक है, इसलिए इन्होंने राजपूतों के साथ भी शांतिपूर्ण बर्ताव रखा। साथ में इन्होंने बहादुर शाह प्रथम ने धार्मिक नीति का भी बदलाव कर दिया। अपने पिता का जो धार्मिक नीति था उसको भी बदल के रख दिया और उसकी जगह पर इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता वाला नीति अपनाई। यानी कि इस नीति के तहत इनके जो पिता थे औरंगजेब ने जो जजिया तीर्थ कर इनके पिता ने जो लागू कर रखा था, और मंदिरों को लेकर के जो इनके पिता नियम बना रखे थे, इन सभी नियमों का परिवर्तित कर दिया और इसकी जगह पर इन्होंने जजिया कर को पुनः से समाप्त कर दिया और तीर्थ कर को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और मंदिरों पर को जो तोड़ने का ऑर्डर था औरंगजेब के द्वारा, जो मंदिर बनाने पर रोक लगी हुई थी और मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, इन सभी चीज को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कौन? तो बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने धार्मिक नीति के तहत अपने पिताजी के औरंगजेब के जो कठोर नीति थी उस सबको समाप्त कर दिया। इसने जजिया कर और तीर्थ कर को समाप्त कर दिया और हिंदू के मंदिर तोड़ने पर पूर्णतः क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब 1712 आता है, 1712 में एक विद्रोह हो जाती है बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में। विद्रोह होता है कहाँ? तो सिख धर्म से संबंधित एक व्यक्ति था जिसका नाम था बंदा बहादुर। यानी कि यह सिखों के गुरु नहीं थे, क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद, इन्होंने जो गुरु का पद था उसको समाप्त कर दिया था और खालसा पद का स्थापना किया था। ठीक है, तो उन्होंने गुरु का पद ही समाप्त कर दिया। इसके बाद कोई गुरु बना नहीं सिखों में। तो बंदा बहादुर इसका नेतृत्व करता था, सिखों का क्या था, नेतृत्व करता था। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई, जब गुरु गोविंद सिंह जी की 1708 में मृत्यु हुई, तब उसके बाद जो है सो सिखों का नेतृत्व करने वाला था बंदा बहादुर। और बंदा बहादुर ने क्या किया कि बहादुर शाह से के शासनकाल में उसने विद्रोह कर दिया, जिस वजह से बहादुर शाह प्रथम ने इस विद्रोह को दबाने के लिए बंदा बहादुर के साथ लोहगढ़ का युद्ध किया। कौन सा युद्ध किया? लोहगढ़ का। इसके खिलाफ बहादुर शाह ने स्वयं सैन्य अभियान किया, जिसे लोहगढ़ का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इधर लिखते हैं, लोहगढ़ का युद्ध। और इस लोहगढ़ के युद्ध में इसने बहादुर शाह प्रथम ने इस बंदा बहादुर को, ये सिखों का नेतृत्व करता था जिसका नाम था बंदा बहादुर, इस बंदा बहादुर को युद्ध में पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद इसी युद्ध के दौरान जो बहादुर शाह प्रथम थे, इनको चोट लग गई और युद्ध में यह घायल हो गए और घायल होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई 1712
1712 में ही। कब मृत्यु हो गई? 1712 में ही इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लोहगढ़ के अभियान के दौरान घायल हो जाने की वजह से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1712 में ही। ठीक है, 1712 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इतिहासकार, एक इतिहासकार थे जिसका नाम था खफी खान। क्या नाम था? खफी खान। इन्होंने इनको शाहे बेखबर की उपाधि दी थी। क्या दी? शाहे बेखबर। इसका मतलब क्या था? शाहे बेखबर का मतलब हो गया कि एक ऐसा शासक जिसको अपने काज से कोई मतलब नहीं है। इसके राज काज में, इसके शासन काल में जो बड़ा बड़ा लोग था और इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह ना हो या इसके साम्राज्य में कोई विद्रोह ना कर दे, इसके लिए इन्होंने अपने साम्राज्य का जो धन दौलत था उसको बहुत ज्यादा लुटाया, दूसरे को घूस में दे दिया। जो विद्रोह करने वाला था उसे पैसा देकर के मुंह बंद कर दिया। ऐसे करते थे, इसलिए इसे कहा गया साहे बेखबर। यानी कि इनको कोई चिंता नहीं थी कि हमारे साम्राज्य में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसको टेंशन ही नहीं था। ठीक है, इसलिए इनका उपाधि जो मिला था साहे बेखबर। इसको देने वाले कौन थे? खफी खान। कौन थे? खफी खान, इतिहासकार खफी खान, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई 1712 में इनकी मृत्यु हो गई लोहगढ़ के युद्ध में घायल होने की वजह से। जब इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु होने के बाद इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्रों के बीच में आपसी फिर से उत्तराधिकार का युद्ध होना शुरू हो गया। और जैसे ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ, उस उत्तराधिकार के युद्ध में भी इनके 4 पुत्र थे और चारों पुत्र के बीच में युद्ध होना शुरू हो गया और फिर से वही हुआ जो इसके शासनकाल में हुआ। तो उसको हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम ये बता दें कि जो बंदा बहादुर था, सॉरी बंदा बहादुर नहीं, बहादुर शाह जो थे, उसे बहादुर शाह को एक इतिहासकार है जिनका नाम है सर सिडनी ओवेन। क्या नाम है? सर सिडनी ओवेन। ध्यान रखिएगा बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर सिडनी ओवेन कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम यानी कि शाह आलम प्रथम एकमात्र ऐसे शासक, सॉरी अंतिम शासक है मुगलों के जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। मतलब कि मुगलों का अंतिम शासक था बहादुर शाह प्रथम, जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। यानी कि इसने साम्राज्य के बारे में अच्छा सोचा। भले इसे साहे बेखबर कहते थे, इसे साम्राज्य को लेकर के उतना चिंता नहीं था, लेकिन जो भी ये किए अच्छा ही किए, जिस वजह से इन्हें अंतिम ऐसा शासक कहा जाता है जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। बाद में कि इसके बाद जितने शासक आए सब एकदम अपने ही धुन में रहते थे। उस सब का कोई अथी ही नहीं है, साम्राज्य में कोई योगदान ही नहीं है, बस वो साम्राज्य को बुराते गए हैं। ठीक है, तो अंतिम ऐसे शासक थे बहादुर शाह, जिसको मुगल वंश का अच्छा शासक कहा जा सकता है, अंतिम ऐसा शासक था। ठीक है, 1707 में इनकी मृत्यु हो गई, सॉरी 1712 में इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद इनके पुत्रों के बीच जो है सो युद्ध होना, उत्तराधिकार का युद्ध होना शुरू हो गया। ऐसा कहा जाता है कि जब इनके पुत्रों के बीच, जब इनकी मृत्यु हुई और इनके पुत्र आपस में ही उत्तराधिकार का युद्ध करना शुरू कर दिए, लेकिन इनके जो शव था उनको दफनाया तक नहीं। लगभग 1 महीने तक इनका शव जो है ऐसा ही रह गया, दफनाया नहीं गया। 1 महीने बाद इनके शव को क्या किया गया? दफनाया गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, बाद बाकी आगे का क्लास हम आगे अगला वीडियो में हम आप लोगों के बीच लाएंगे और आप लोग से आशा करते हैं कि आप सभी को हमारा क्लास अच्छा लगता होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जो कि आशा मिशन ऑफिशियल के नाम से बना हुआ है, ताकि उसमें आप लोगों को नोट प्रोवाइड करवा दिया जाए। जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसका क्या करवाया जाए? नोट प्रोवाइड करवाया जाए। देखिए, हम जानते हैं कि कुछ लोगों को इतिहास पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बाबू हम बता रहे हैं इतिहास को जितना हम सरल भाषा में लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के बीच, उस सरल भाषा को आप अगर बारंबारता से पढ़ रहे हैं हमारे क्लास को, तो आपको इतिहास पूर्णतः समझ में आएगा। और मुगल काल तो एक ऐसा काल है जो कि लोगों के माथा में घुसता ही नहीं रहता है, और हम आपको एकदम क्रमबद्ध तरीके से और साल बाय साल लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को पूर्णतः क्या हो, समझ में आ सके। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं अगले क्लास में।